हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आज 8 अप्रैल की जो मॉर्निंग शिफ्ट है इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो अराउंड 25-26 क्वेश्चंस है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अभी अपन ने जो वन शॉट रिवीजन वीडियो देखा था उसके अंदर ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है देखो, और मीन और वेरियंस दे रखा है। मीन 9 है, वेरियंस 9.25 है। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? एक्स वाई 12 6 4 8 12 10, है ना। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस है। तो टोटल अराउंड 8 ऑब्जर्वेशंस है अपने पास, है ना। तो इसके केस के अंदर अगर अपन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, तो पहले तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीन में सबका सम लेना पड़ेगा अपन को, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन? एक्स प्लस वाई प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10, है ना। ये 7 हो गई। एक और कौन सी बची अपने पास? 12 6 4 8 10 और 12। तो 12 दो बार आ रही है, 10 एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं वापस 12। अच्छा, अपॉन में अपन यहाँ क्या कर देंगे? 8 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में 8 आ जाएगा और ये मीन के बराबर हो जाएगा। मीन अगर आप देखोगे तो 9 है और वेरिएंस 9.25 है। तो यहाँ पर इसको कर देंगे इक्वल टू 9। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई। इन सब का अगर अपन सम ले लें तो आई थिंक 52 के बराबर आ जाएगा ये, है ना। और ये आ जाएगा 8 9 72। तो इनका सम आ गया अपने पास 20 के बराबर। एक इक्वेशन और चाहिए बेटा। तो यहाँ पर अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो 1/n सारी ऑब्जर्वेशन का सम का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और दोबारा 12 का स्क्वायर। और इसमें से अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपन? यहाँ पे मीन का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर, और ये बराबर कर देंगे अपन 9.25 के। तो हाँ, मतलब लेंदी तो होती है ऑफकोर्स, क्योंकि अपन को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है, बट ठीक है। तो ये 81 उधर जाके ऐड होगा बेटा, तो 90.25 बन जाएगा, है ना। फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेफ्ट में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एडिशन अगर अपन कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या आ रहा है? 180 160 340 404, आई थिंक 504 आ रहा है। गड़बड़ होगी तो एक बार वापस ऐड करके देख लेंगे। और 90.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 722 आ रहा है शायद। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? 218। एक बार कैलकुलेशन वापस वेरीफाई कर लेंगे। और एक्स प्लस वाई 20 के बराबर आ रहा है। तो ये इस तरह से आ गया है अपने पास ऐसा। तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में एक्स की जगह आप 20 माइनस वाई, है ना, 20 माइनस वाई रख सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो, है ना। या अगर आपको डायरेक्टली दिखे तो वो भी कर सकते हो। जैसे 12 का स्क्वायर 144 है, 8 का स्क्वायर जो है ये 64 है, तो इनका सम आ जाता है 208 के बराबर ऐसे। तो कैलकुलेशन एक बार वापस वेरीफाई कर लेते हैं। सम सही किया है ना, ये हो जाएगा 180, है ना, ये हो जाएगा 160 और ये 64 भी है। तो 340 404 504 लग तो सही रहा है। और 81 अपन ने उधर ऐड कर दिया था, 81 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो 90.25 इंटू 8 आ जाएगा 722। तो लग तो सही रहा है, हालांकि ये मैच नहीं कर रहा। और कोई केस हो सकता है क्या यहाँ पे? चलो क्वाड्रेटिक ही बना के देख लेते हैं, नहीं तो फिर कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। 20 माइनस वाई रख देते हैं एक्स की जगह, प्लस वाई का स्क्वायर, ये 218 आ जाएगा। तो 2y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 है। 400 में से 218 को हटा देंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 182 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 91 आ रहा है। हाँ, तो y की वैल्यू 7 और 13 आ रही है, और x भी 7 और 13, मतलब y 7 लोगे तो x 13 आएगा, x 7 लोगे तो y 13 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है x बड़ा है, तो x को 13 ले लेंगे और y को अपन क्या ले लेंगे? 7 ले लेंगे। वहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले से कर रखा है तो आपके लिए आसान रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का एक नाम है बेटा, इस क्वेश्चन के को बोलते हैं अपन लेजीनेस, है ना। लेजीनेस समझ तो आप, आलस्य, आलसी, है ना। तो ये एंटी ने इसमें जो लेजीनेस दिखाई है ये बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन पहले एडवांस में आया था, फिर इन्होंने जो अपना जनवरी अटेम्प्ट है ना, अगर आपने चैनल पर वीडियो देखा हो, हमने मैट्रिक्स के सारे सॉल्व किए थे, उसके अंदर भी ऐसा सेम क्वेश्चन था और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, मतलब थोड़ा डेटा चेंज कर दो यार, पर नहीं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यार दे दिया है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे इन्होंने क्यू दे रखा है पी ट्रांसपोज एपी, तो क्यू की पावर 2007 के अंदर अपन क्या रख देते हैं? पी ट्रांसपोज एपी। अब इससे होता क्या है क्यू की जगह पी ट्रांसपोज एपी रखने पर, ये मैं बताता हूँ। तो अपन को है ना ये निकालना है,
अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो P Q की पावर 2007 P ट्रांसपोज है ना। तो अगर अपन इसको लिखें P Q की पावर 2007 P ट्रांसपोज, और Q की जगह हर जगह क्या ले रखा है अपन ने, P ट्रांसपोज AP, P ट्रांसपोज AP। और ऐसा एक बार नहीं कर रहे बेटा, ऐसा कितनी बार कर रहे हैं अपन, 2007 टाइम्स कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अपन सारे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं तो पैटर्न बता रहा हूँ। अगर पी बाई क्यू किए तो आपको मजा आ गया होगा। तो यहाँ देख रहे हो बेटा, हर मल्टीप्लीकेशन में पी पी ट्रांसपोज बन रहा है, पी पी ट्रांसपोज, पी पी ट्रांसपोज है ना। एंड तक जाएंगे, यहाँ भी क्या आएगा अपने पास, पी पी ट्रांसपोज। तो ये पी पी ट्रांसपोज एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये सवाल देखते ही पता चल जाएगा। ये जो पी मैट्रिक्स देख रहे हो ना, अगर आप इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगी। तो ये मैं काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो P मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज लेकर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1001 बन जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आप ये खुद से करना, जब करोगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी इस तरह से सारी की सारी। तो सब जगह A बच जाएगा, क्योंकि A को आइडेंटिटी से करोगे तो A ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा A की पावर 2007। अब इसको निकालना बड़ा आसान है, आपको पैटर्न मिल जाएगा। जैसे A मैट्रिक्स देखो, A मैट्रिक्स क्या है, 1101। तो अगर अपन इस पर आ जाएं, जैसे मान लो A है 1101, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। इसको आपने वापस मल्टीप्लाई कर लिया 1101 के साथ। तो अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 है ना, फिर आएगा 2, इधर आएगा 0, इधर आएगा 1, तो ये ए स्क्वायर है। इसी तरह अब आप ए क्यूब निकालोगे तो दोबारा इसको 1101 से करोगे तो ये आएगा आपके पास 1301। तो पैटर्न मिल गया ना बेटा, ए स्क्वायर ए क्यूब देख के कि भाई ए की पावर 2007 होगा तो 1 आएगा, यहाँ 2007 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ये 1 आएगा। तो यही अपना फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही ऑप्शन ए है। तो डेटा भी मतलब थोड़ा टाइप भी नहीं बदल रहे, पी मैट्रिक्स तब भी वही थी, अभी भी वही है ना। थोड़ा भी अगर आप पी वाई क्यूज लगा लोगे ना तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व का अगला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है ना। ये तो डायग्राम था सोल्यूशन में, तो मैंने वो यहीं पर ही ले लिया। मैं एक बार दोबारा बनाऊंगा। y लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब है y बराबर 7 की लाइन से नीचे वाला है ना। तो आप y बराबर 7 देख सकते हो यहाँ। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर से y बड़ा लिया है तो मतलब अपन को ऊपर की तरफ जाना होगा, ठीक है। और y बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा पैराबोला बनेगा है ना। इसमें y छोटा है तो अपन को नीचे की तरफ आना पड़ेगा। इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो इंटीग्रेट करना है। तो एक बार के लिए मैं इसको वापस बना के बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे ये बनाना कैसे है। तो अपन यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं y लेस देन इक्वल टू 7, इस पर मैं बाद में आ जाऊँगा। पहले अपन y बराबर एक्स स्क्वायर बनाते हैं है ना। ऑल्दो इसके केस के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर से y बड़ा है तो हम y बड़ा वाला हिस्सा जो है वो ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर से y बड़ा रखना है तो पहले आप यहाँ पर बना लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला ग्राफ है ना। इसके ऊपर का हिस्सा लेना है और y से इन्होंने बड़ा बोला 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे का हिस्सा ले लेंगे ना। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा है ना। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। एक तो आप x को 0 करोगे बेटा तो y आ जाएगा 8। एक बार इनको सॉल्व कर लो, दोनों को बराबर करोगे तो 2x स्क्वायर 8 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 आएगा। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, एक आएगी 2 और एक वैल्यू आ जाएगी x की -2। और एक ये लेना है इसके नीचे का हिस्सा, इन दोनों के बीच का तो लेना ही है, पर y बराबर 7 से नीचे का हिस्सा। तो y बराबर 7 देखो इनको कहाँ कट कर रहा है, जाएगी तो लाइन यहीं से जाएगी। अब y बराबर 7 कट कहाँ कर रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 7 सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा ±√7। तो ये तो बहुत बाहर जा रहा है ना। तो ये जो बाहर एक्स स्क्वायर है इसको तो ये 2 और -2 के भी पीछे कट करेगा, तो ये इस तरह से आगे चला जाएगा। ये हो जाएगा √7, अगर आप नीचे लोगे ना √7, ये हो जाएगा -√7। और इनको सॉल्व कर लो है ना। अब इसमें रख दो आप y बराबर 7, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा +-1। तो पॉइंट्स निकालने की मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। हाँ, पॉइंट्स एक बार निकाल लिए उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास -1। अब इन तीनों के बीच में मतलब y बराबर 7 से भी बाउंड होना चाहिए है ना, उल्टा वाला जो पैराबोला है उससे भी बाउंड होना चाहिए, और नीचे सीधा वाला जो पैराबोला है उससे भी बाउंड होना चाहिए। तो अगर अपन इसका रीजन यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन आ जाएगा। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर भी बता रखी है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे अपन, तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर जो पैराबोला है वो है 8 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो ऊपर आ रहा है 8 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे नीचे वाला पैराबोला जो कि है एक्स स्क्वायर, और लिमिट है इसकी -2 से -1 है ना।
आप या तो लेफ्ट वाला इंटीग्रेट करके डबल कर लो या राइट वाला इंटीग्रेट करके डबल कर लो, सिमेट्रिक फिगर है, पता चल रहा है। फिर आप -1 से 0 देखोगे तो ऊपर लाइन है, नीचे पैराबोला है। तो -1 से 0 में ऊपर लाइन है y बराबर 7 और नीचे पैराबोला कौन सा है, y बराबर x²। और इस पूरे इंटीग्रेशन का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो आंसर शायद फाइनल 20 आता है। आप ट्राई करके कमेंट्स में आपका आंसर बता सकते हो। तो मतलब इससे टफ एरिया के सवाल भी करते हैं, जो भी नॉर्मल मटेरियल होता है कोचिंग का। तो हाँ, लेंदी है, वो मैं मना नहीं करूँगा, बट एरिया अंडर द कर्व तो होता ही है लेंदी। अच्छा, अगले में निगेटिव नहीं, नेगेशन है। नेगेशन करना है आपको P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P का। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ना, डिफिकल्ट नहीं है। अगेन आपको सिंपल इम्प्लाइज जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। तो अगर अपन इस पर आएँ तो अपने पास यहाँ पर दे रखा है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, इसका नेगेशन। तो P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है नेगेशन P या Q, नेगेशन P और Q। Q इम्प्लाइज P का मतलब होता है नेगेशन Q और P, ठीक है। अच्छा, इस इम्प्लाइज को भी हटा देते हैं, तो इसका हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P या Q और नेगेशन ऑफ Q या P। ये तो एक्चुअल स्टेटमेंट आया है। अब इस पूरे का अपन को डी मॉर्गन्स लॉ से क्या करना है, नेगेशन। ये तो जो आया था ये तीनों इम्प्लाइज बारी बारी से हटाने पर आया था। अब नेगेशन लोगे तो पहले इसका लेंगे, तो नेगेशन से नेगेशन कट जाएगा, नेगेशन P या Q बचेगा। फिर ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर एंड आ जाएगा और इसका नेगेशन होगा। तो नेगेशन Q का नेगेशन क्या होगा, Q, और बन जाएगा यहाँ पर एंड, और P यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P, ऐसा। तो यहाँ पर अपने पास आ रहा है नेगेशन P या Q का इंटरसेक्शन नेगेशन P एंड Q के साथ। तो वेन डायग्राम से कर लोगे तो शायद आई थिंक डायरेक्ट हो सकता है। तो नेगेशन P या Q, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P के बाहर है ना वो सारा हिस्सा और Q के अंदर वाला। तो P वाले सर्कल के बाहर पूरा हिस्सा ले लो, P वाले सर्कल के बाहर जो है, और फिर Q वाले सर्कल का पूरा हिस्सा ले लो। तो ये तो फर्स्ट है ये वाला। और ये जो सेकंड है इसके अंदर क्या लेंगे, P के बाहर होना चाहिए और Q के अंदर होना चाहिए। तो P के बाहर भी और Q के अंदर भी कॉमन, तो ये आ जाएगा ऐसा। और आपको इन दोनों का क्या लेना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों में अगर आप कॉमन हिस्सा लोगे तो यही मिलेगा, दोनों का कॉमन हिस्सा लेने पर आंसर यही आएगा, है ना। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन अपने पास आ रहा है वो Q एंड नेगेशन P ही बच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा Q एंड नेगेशन P। ऑप्शन देखते हैं अपने पास क्या है, Q एंड नेगेशन P, बी ऑप्शन है, ये करेक्ट है। तो थोड़ी रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो ये पक्का आपने सही किया होगा। अच्छा, फिफ्थ वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ही एप्लीकेशन है। तो सिंपल सा तरीका होता है, 66 फैक्टोरियल में 3 की पावर चाहिए, तो उसको अपन क्या करते हैं, लगातार डिवाइड करते हैं 3 की बढ़ती हुई पावर्स के साथ, है ना, और उनका क्वोशिएंट ऐड कर देते हैं। तो मान लो आपको 66 फैक्टोरियल में 3 की पावर n चाहिए, तो पहले 66/3 का इंटीजर पार्ट ले लो, ये 22 आ जाएगा, है ना। फिर 66 में 3 का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये 7 आ जाएगा। फिर इसमें 9 के क्यूब से डिवाइड कर दो 27 से, तो 2 आ जाएगा, है ना। फिर 81 आएगा, लेकिन अब इसके आगे तो बेटा नंबर्स ही बड़े हो गए, है ना, तो कुछ लेने का फ़ायदा ही नहीं है। इन सब का सम कर लेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 31। तो PNC की एप्लीकेशन है, उसी चैप्टर में पढ़ाते हैं, सिंपल है, अगर आपने पढ़ रखा है तो 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। 6th पे आते हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स है, हलवा सवाल है, आराम से देखते हैं कैसे आएगा। तो अगर अपन यहाँ पे क्वेश्चन पर आए तो अपने पास है एडजॉइंट ऑफ 2a और होल पावर होल के अंदर यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर सिंपल अपन एडजॉइंट की बात करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। पर यहाँ ऐसे 3 एडजॉइंट लगे हुए हैं, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट a n-1 का होल क्यूब, और यहाँ तो a भी नहीं है 2a है, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a n-1, n यहाँ पे 3 था, 3x3 है, और इसका होल क्यूब आ जाएगा। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 8। अब स्केलर अगर डिटर्मिनेंट से बाहर लेते हैं, तो अगर मान लो k a का डिटर्मिनेंट ले रहे हो n×n, तो k बाहर आ जाता है पावर n के साथ, डिटर्मिनेंट a बच जाता है। तो यहाँ भी यही होगा, 2 बाहर आ जाएगा, पावर 3 के साथ डिटर्मिनेंट a बच जाएगा, और होल पावर 8 है। तो ये बन गया 2 की पावर 24 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 8,
और डिटर्मिनेंट ए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, तो इसके अंदर ये आ जाएगा 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 8, तो ये सॉल्व होकर अपने पास बन गया 2 की पावर 32। और ये 2 की पावर 32 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 4 होता है तो 4 की पावर 16 भी लिख सकते हैं। तो ये 4 की पावर 16 बराबर 4 की पावर n बोला है, तो n क्या आ जाएगा 16। तो एकदम बेसिक सिंपल प्रॉपर्टीज है ना, कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं। मतलब लेंदी भी वर्ड ना, अब अपन क्या है ना, दिमाग में वो डर बैठ गया है यार मैथ्स है तो वो लेंदी आएगी, मैथ्स है तो डिफिकल्टी, ऐसा ही नहीं। स्टार्टिंग की तो इनफैक्ट जो कुछ शिफ्ट्स होती है उसके अंदर तो स्टार्टिंग की 3-4 पेपर के अंदर तो डिफिकल्टी आती नहीं है। अगर आती भी है, ज़रूरी नहीं हर बार आए, डिफिकल्ट आते हैं तो लेटर स्टेजेस में आते हैं ना। तो जैसे अपन ने पुरानी वीडियोस में 6th वाले दोनों शिफ्ट के पेपर सॉल्व किए थे और अभी अपन ये 8th वाला देख रहे हैं, तो अपन इजीली अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़ाई करें ना तो 20 क्वेश्चंस तो अपन वेरी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अपन इंडिपेंडेंस की यहाँ पर बात करेंगे, है ना। इंडिपेंडेंस के अंदर क्या बोला है यहाँ पर अपन को, व्हेन ऑल वोवल्स आर टुगेदर, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने अपन को इंडिपेंडेंस के, व्हेन ऑल वोवल्स आर टुगेदर। तो सारे के सारे लेटर्स जो हैं इंडिपेंडेंस के, इसमें वोवल्स साथ में होने चाहिए। तो वोवल्स कौन कौन से अपने पास यहाँ पे, आई है, ई है, ई है, ई है और ई है। तो एक बार अपन यहाँ पे इंडिपेंडेंस लिख देते हैं और फिर देखते हैं कि वोवल्स टुगेदर जो है वो अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहले लेटर्स देख लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास इंडिपेंडेंस, इस तरह से आ गया। अब इसके अंदर लेटर्स क्या है अपने पास, आई, ई और ई, जो भी चीज़ें साथ होती है इनको अपन एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, आई और ये जो 4 बार ई है इसको अपन साथ में यहाँ बंद कर देंगे। इसके बाद पीछे क्या बचेगा, एन, डी, पी, एन, डी, एन और सी। तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 8 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 8 फैक्टोरियल आएगा। इसमें से ये 3 एन एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल, ये 2 डी एक जैसे हैं तो इनके लिए 2 फैक्टोरियल। अब इसका इंटरनल अरेंजमेंट करते हैं। टोटल 5 लेटर्स हैं, बॉक्स के बाहर नहीं आएंगे पर अंदर तो अरेंज होंगे। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और 4 ई एक जैसे हैं यानी 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये तो कट होके 5 आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कट करोगे तो 4, 5, 6, 7, 8 ये बचेगा और 5 भी और नीचे 2 आ जाएगा। तो 2 से 8 को कट कर देते हैं 4, तो ये 20 इंटू 20 हो गया 400 और साथ में 6 7 जा 42 है, तो ये आ जाएगा 16800 जो कि बी ऑप्शन है। तो अगेन सिंपल पीएनसी का क्वेश्चन है। एक और पीएनसी का डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है। जनरली ना सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ाते तो बोलते हैं यार पढ़ा तो रहे हैं पर सर्कुलर के ना क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो इस बार वो डिफरेंस खत्म हो गया है ना, सर्कुलर परम्यूटेशन भी आएगा जेईई मेंस में। तो 7 बॉयज़ 5 गर्ल्स को बिठाना है राउंड टेबल पे और नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकती। तो पहले बॉयज़ को बिठा देते हैं, बॉयज़ के गैप में फिर गर्ल्स को बिठा देंगे। तो अपने पास 7 बॉयज़ है और 7 बॉयज़ के अलावा 5 गर्ल्स है। तो पहले मान लेते हैं कि अपन बॉयज़ को बिठा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये टेबल है और 7 बॉयज़ को बिठा दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। सर्कल में कैसे बिठाते हैं इन चीज़ों को, n-1 फैक्टोरियल। तो 7-1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल 720 वेज से अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे बॉयज़। टोटल 7 बॉयज़ थे, उन सारे के सारे 7 बॉयज़ को अपन ने यहाँ बिठा दिया। लेकिन अब कोई भी 2 गर्ल्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। तो इन 7 बॉयज़ के जो 7 गैप्स हैं, लाइन होती तो 8 गैप्स क्रिएट होते, पर यहाँ पर कितने गैप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 गैप्स में 5 गर्ल्स को बिठाना है। अब इसको आप सर्कल की तरह ट्रीट मत करना, अब n-1 फैक्टोरियल नहीं होता, क्योंकि अब एक बार जब कोई भी जना बैठ जाता है तो फिर हर सीट की लेबलिंग हो जाती है, फिर वो लेफ्ट से और राइट से सेम नहीं रहती है ना। तो अब ये यहाँ पर अपने पास गर्ल्स के लिए ये 7 गैप्स है सर्कल में, तो 5 चुन लेते हैं गर्ल्स के लिए, 7C5 ये चूज कर लेंगे। और जैसे मान लो ये 5 गैप्स चुने, 1 2 3 4 5। अब गर्ल्स को डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल से बिठाया जाएगा, 5-1 नहीं किया जाता, तो इनटू यहाँ पे कर लेंगे अपन 5 फैक्टोरियल। तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर ये करवाएंगे, तो 00 आ जाएगा। 72 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 कैरी 2 8 6 और फिर 21 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 0 4 कैरी 8 कैरी 13 1 8 1 4 4 0 0, है ना। तो लॉजिकली तो चीज़ बिल्कुल सिंपल है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, 1 8 1 4 4 0 0।
है ना, सिंपल क्वेश्चन मिले अभी तक। हाँ, 9th पहला ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले से थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो 9th सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस डिफरेंशिएशन करना है, पर वो थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो पहले एफ एक्स को लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो एफ एक्स के लिए क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है। एफ एक्स बराबर दे रखा है अपन को एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, और इंटीग्रेशन 0 से 1 के अंदर है टी एक्स प्लस टी एफ टी डी टी, है ना। और फिर कोई आगे वैल्यू पूछिए तो ये आ जाएगा टी एक्स प्लस टी, और यहाँ पर है एफ टी डी टी। तो ये इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, एक्स का इसमें कोई काम नहीं है, तो अपन इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले। तो इसको लिख लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस, है ना, 0 से लेकर 1, ये t इंटू एक्स इंटू एफ टी आएगा, तो x को बाहर ले लेते हैं, यहाँ बच गया टी एफ टी डी टी, और फिर अगले में आ जाएगा 0 से लेकर 1 टी स्क्वायर, है ना, एफ टी डी टी। डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है, बस यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस विकास गुप्ता के अंदर भी है, मैंने बुक्स पे एक वो वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था सजेस्टेड बुक्स। तो हालांकि कोई भी स्टैंडर्ड कैलकुलस की बुक अगर आप पूरी लगाओगे ना, तो उसके अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, है ना। तो अगर अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर अपन को चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती है। अब क्या अज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन 0 से 1 जा रहा है, तो 0 से 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 0 से 1 टी एफ टी का ये जो इंटीग्रेशन है अपने पास डी टी, इसको अभी के लिए क्या कर लेंगे अपन, ए के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह 0 से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी, इस इंटीग्रेशन को अपन थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास एफ एक्स तैयार होकर आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा। तो एक लीनियर सा एक्सप्रेशन बन गया, सिंपल सा। पर अब ये ए और बी वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि एफ एक्स आ गया, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है जिसमें एफ टी है, तो इसमें आपको दोबारा पुट करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली जेन्युइनली पहला लेंदी क्वेश्चन है। तो 0 से 1 यहाँ पर आएगा, टी बाहर है, एफ एक्स अपन ने यहाँ अज्यूम करा है इनकी वैल्यू को ए बी मानकर, तो यहाँ एफ टी की जगह इसको रख दो, तो एफ टी हो जाएगा टी प्लस ए टी प्लस बी, और ये बराबर है इंटीग्रेशन इसका ए के बराबर। तो यहाँ पर अब अपन इक्वेशन लिखेंगे, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3, फिर ए टी स्क्वायर का भी ए टी क्यूब बाई 3, और फिर बी टी का हो जाएगा अपने पास बी टी स्क्वायर बाई 2। तो एक लीनियर इक्वेशन आ गई ए और बी के अंदर। फिर यही चीज़ जो है अपने पास एफ एक्स बराबर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये अपन यहाँ नीचे काम ले सकते हैं इसके केस के अंदर। तो फिर से 0 से 1 टी स्क्वायर टी प्लस ए टी प्लस बी, है ना। और अब इसका इंटीग्रेशन b के बराबर करना है अपन को, तो यहाँ पर टी क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 4/4, लिमिट उसमें पुट कर देंगे, ए टी क्यूब का भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, बी टी स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अब बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, 1 और 2। ए बी निकाल लो, ए बी निकाल लोगे तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा, और एक बार जब एफ एक्स आ गया उसके बाद जो भी वैल्यू उन्होंने पूछी है वो आप निकाल सकते हो। F0 पूछा, F0 निकाल सकते हैं, और 23/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। F0 बेसिकली b के बराबर ही आएगा, तो आपको b निकालना। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक आपने ज़रूर, कोई भी आप बुक लगा रहे हो, चाहे फिटजी, सिंगेज, आपके कोचिंग की, विकास गुप्ता, ये ज़रूर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। चलो आगे आते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो मतलब ये x की पावर 0 है, तो बाइनोमियल के तो ऐसे क्वेश्चन आई हैं, हमने पुरानी शिफ्ट्स देखी थी जब जनवरी अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व किए थे चैनल पे, कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से करना। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा है, 3x स्क्वायर माइनस 1/2x की पावर 5 होल पावर 7 में। तो अगर अपन इसको बनाएं तो अपन को जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 1/2x की पावर 5 होल पावर में क्या आ गया 7। तो क्या लिख लेंगे 7CR, 3x स्क्वायर पे क्या आ जाएगा अपने पास 7 माइनस r, और माइनस 1/2x की पावर 5 इस पे भी क्या आ जाएगा अपने पास r। तो कोफिशिएंट्स जो है वो तो अपन कर लेते हैं यहाँ पे अलग, है ना। और जो x की पावर्स अपने पास यहाँ पर आ रही है वो भी अपन को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी अलग। तो जैसे x की पावर 2 7 माइनस r से मल्टीप्लाई होगा, नीचे x की पावर 5 है वो भी r से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा आएगा। अब ये 0 जाना चाहिए बेटा, तो 14 माइनस 7r को आप क्या कर लोगे 0 कर लोगे, तो r2 आ जाएगा। अब कोफिशिएंट पूछा है तो बन जाएगा 7c2, 3 की पावर 7 माइनस 2 और माइनस हाफ की पावर 2, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 243/4। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, हाँ तो उसी फॉर्म में दे रखा है, एग्जैक्ट ऑप्शन पता नहीं क्या थे एग्जाम में, मेमोरी बेस्ड है ना यार। चलो ये 11th का क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी की मिसलेनियस में दे रखा है, क्लास 11th के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम क्लास 11th। तो 1 + x की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रखा है,
और बोला है ए आर प्लस वन और ए आर प्लस टू का ये रेशियो है। तो ए आर क्या होगा, सिंपली एन सी आर होगा ना, ए जीरो यहाँ पे क्या है एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू। तो एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस टू इनका रेशियो दे रखा है और एन सी फोर पूछा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे जनवरी में, और एक कोई भी आप बुक करोगे तो आप मिल जाएंगे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने जेन्युइनली तैयारी करी है ना, तो इस बार आपको मैथ्स में लगा होगा कि आपने जो पढ़ा है उसी में से आए। क्वेश्चन हुए नहीं हुए वो तो चलो बात की बात है, पर जो क्वेश्चन आए हैं, जो नॉर्मल चीज़ अपन पढ़ते हैं ना, वही से आए। कुछ बहुत फैंसी चीज़ नहीं दे दी उन्होंने, एटलीस्ट अभी की शुरुआत 3 शिफ्ट में, आगे में भी आए, है ना। तो एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस टू का रेशियो दे रखा है अपन को 1:5:20, है ना। तो अपन आर एन निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो एन सी आर प्लस वन और एन सी आर प्लस टू ये दे रखा है 1:5:20, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही पूछा हो, कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट का ये रेशियो है 1:5:20। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार। तो एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस टू। तो ये तो मेमोरी बेस्ड है, एग्जैक्ट लैंग्वेज तो हमें भी नहीं पता। तो पहले डिवाइड कर लेंगे एन सी आर और एन सी आर प्लस वन को, तो ये आ जाएगा 1/5। अब एन सी आर को आप लिखो n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी आर प्लस वन को लिखो n फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, r से इसको कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा r प्लस वन, और n माइनस आर माइनस वन से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n माइनस आर आ जाएगा 5r प्लस 5, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6r प्लस 5। सेम चीज़ जो अपन है वो अब इसके अंदर भी कर सकते हैं, है ना। एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर प्लस टू, और ये आ जाएगा 5/20 यानी कि 1/4। तो ऐसा आ जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, बस r की जगह r प्लस वन आ जाएगा। तो ये r प्लस वन हो जाएगा, और नीचे n माइनस आर प्लस वन, है ना, यानी कि ऐसा आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो n माइनस आर माइनस वन बराबर 4r प्लस 8। तो n आ जाएगा यहाँ से 5r प्लस 9 के बराबर। तो ये भी n है, ये भी n है, बराबर कर देंगे बेटा। तो बराबर करोगे तो r आ जाएगा 4 के बराबर और n आ जाएगा 29, और फिर फोर्थ A4 पूछा है तो आंसर हो जाएगा 29C4। तो सिंपल था, है ना, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। अच्छा, 12th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना। पहले नहीं किया है अगर कहीं तो मे भी शायद प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन 0 करते हैं, पर रियल नंबर पे नहीं, नेचुरल नंबर पूछा है। मतलब हम इस पे 2.2 नहीं रख सकते, 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो मेरे को अभी एग्जैक्टली क्लिक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी ही देखे हैं क्वेश्चंस कि ये किस पर्टिकुलर बुक से आया है। पर मैं इस बार ये प्लान ज़रूर कर रहा हूँ कि एक बार जब मेंस की शिफ्ट्स हो जाए तो कोई एक शिफ्ट लेकर अपन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अपने चैनल पर कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से आया है, कि क्या PYQ करे थे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्या आपने सेंगेज करी थी या विकास गुप्ता करी थी या समीर बंसल या पियर्सन अरिहंत जो भी करी थी, या किसी कोचिंग की शीट करी थी तो वहाँ से डायरेक्ट था। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं 1 या 2 पेपर के लिए ऐसा ज़रूर कर सकूँ। तो चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। फिलहाल इस FN पर आते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ FN है तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन 0 करते हैं। नेचुरल नंबर ही है वो बात तो बाद में देखेंगे। तो FN दे रखा है n³ अपॉन n की पावर 4 प्लस 147। तो पहले FN लिखते हैं। FN क्या है, n³ अपॉन n की पावर 4 प्लस 147। अब डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा इसका, है ना। वैसे तो नेचुरल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो n³ या x³ का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसमें फिर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, उसमें न्यूमरेटर आ जाएगा। नीचे v² आता है, उससे मतलब नहीं, हम इसको वैसे भी 0 करने वाले। तो ये बन गया 3n की पावर 6 प्लस 147, 3 सा क्या होता है 441 होता है, शायद 441 ही होता है, हाँ, n² माइनस 4n की पावर 6 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 441 n² और माइनस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा n की पावर 6। तो फैक्टर्स कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे अपने पास, ऐसा, है ना। n² 0 होता है n बराबर 0 पे, पर पावर इवन है तो यहाँ पर डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करेगा। तो ये बचा अब अपने पास 441 माइनस n की पावर 4, ठीक है। तो 441 बराबर n की पावर 4 सॉल्व करोगे, ये 21 का स्क्वायर है या माइनस 21 का स्क्वायर है, तो n² 21 आ जाएगा, ठीक है, और n आ जाएगा प्लस माइनस √21।
यानी √21 जो है ना वो आपका पॉसिबल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है ना। पर क्योंकि ये माइनस है तो अगर मैं इसको प्लॉट भी करूँगा -√21 तो इस बार प्लस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। मतलब अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर भी लूँ 1 2 3 √21 के लिए इधर 4 आएगा 5 आएगा, तो 1 से ग्राफ इंक्रीज करता है बेटा √21 तक, और फिर उसके आगे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मतलब कि अगर अपन इसको रियल अच्छे ग्राफ के अंदर देखें ना तो इसकी शक्ल ऐसी होगी बेटा कि ये नंबर लाइन है, सिर्फ नेचुरल के लिए कंसिडर कर रहे हो ना आप, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, रास्ते में आता है √21 4.5 के आसपास, तो वैल्यू बढ़ेगी √21 तक और फिर कम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली √21 पर आ रही है, पर वो तो लेनी नहीं है, तो उसके पड़ोसी चेक करने पड़ेंगे, या तो 4 पे मैक्सिमम होगी या 5 पे मैक्सिमम होगी। तो अब अपना क्वेश्चन सिंपल सा ये बन गया कि आपको इसमें एक बार 4 रखना है, एक बार 5 रखना है। 4 रखोगे अगर तो 64/403 आएगा जो बी ऑप्शन है, 5 रखोगे तो 125/772 आएगा। तो थोड़ा सा डिवाइड करके देख लो कि फर्स्ट का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बड़ा है या सेकंड का। तो डिफरेंशिएशन था, पर ये थोड़ा सा लॉजिकल साइड इसके लिए या तो क्लियर होनी चाहिए थी, या फिर आपने पहले ये क्वेश्चन किया हो तो भी हो सकता था, है ना। ये भी शायद विकास गुप्ता में, पर मैं एक बार लास्ट में जब एनालिसिस करूंगा ना शिफ्ट्स का कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, तब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी एक बार अपन कंटिन्यू करते हैं। 13th क्वेश्चन के अंदर आपको 7π/4 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन ईजी है बट अगेन लेंदी है ना। तो अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे √2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो अपने पास क्वेश्चन में है क्या, पहले तो f(x) लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो f(x) की वैल्यू अपने पास है sin x प्लस cos x माइनस √2, और डिनोमिनेटर के अंदर अपने पास अगर आप देखोगे तो है sin x माइनस cos x। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन sin x माइनस cos x पे। तो √2 कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना। √2 से ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा sin x बाय √2 प्लस cos x बाय √2, माइनस में आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा sin x बाय √2 माइनस cos x बाय √2। तो ऊपर ऐसा बन गया बेटा sin x cos 45 प्लस cos x sin 45, नीचे बन गया sin x cos 45 माइनस cos x sin 45, इस तरह से, है ना। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 तो चला जाएगा, तो sin π/4 प्लस x माइनस 1 और नीचे आ जाएगा sin π/4 माइनस x। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना चाहता हूँ इसको, मैं इसको cos में बदल रहा हूँ। क्यों बदल रहा हूँ वो आप समझ जाओगे अभी। π/2 में से थीटा हटाओगे तो sin थीटा आ जाता है, cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा है, तो π/2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। ऊपर नीचे एंगल सेम बन गया बेटा, समझ रहे हो, और आइडेंटिटी भी लग रही है। cos थीटा माइनस 1 जो है वो -2 sin स्क्वायर θ/2 होता है, तो ऊपर ये बन जाएगा -2 sin स्क्वायर θ/2 यानी π/8 माइनस x/2, और नीचे sin थीटा को आप खोल के लिख सकते हो 2 sin θ/2 cos θ/2। तो ये अजीब सा दिखने वाला एक्सप्रेशन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना, लग रहा है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, एक्चुअल तो क्या कर रहे हैं अपन से ट्रिग्नोमेट्री लगवा रहे हैं। तो अगर अपनी कैलकुलेशन यहाँ तक सही है तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा tan π/8 माइनस x/2। अब यार इसका डिफरेंशिएशन तो अपन नर्सरी क्लास में पढ़ते थे बचपन में, है ना। f' निकालोगे अगर तो tan का क्या होता है sec, तो माइनस sec स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। जिस पॉइंट पे 7π/4 पे पूछा है वो इसमें रख देना। डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो चेन रूल से, तो ये अच्छा एक माइनस और बाहर आएगा क्योंकि अंदर माइनस था ना, तो माइनस का हाफ बाहर आएगा x/2 का डेरिवेटिव, तो यहाँ अपॉन में 2 आ जाएगा। इस तरह अब इसका डेरिवेटिव और ले लेना, फिर तो आसान है। बट ये ट्रिग्नोमेट्री तक ये सॉल्व करना ना, ये सोचने वाला लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है 6th की शिफ्ट के कंपैरिजन में, 6th शिफ्ट 1 से तो 8th शिफ्ट 1 अच्छी है, पर अभी तक जनवरी वाला वो टफनेस लेवल आया नहीं है ना। लेंदी लेवल, टफ तो क्या कुछ नहीं होता। अच्छा ये 14th है ना, बहुत सिंपल है। जनवरी में इसके अपन ने जब वेक्टर 3D डिस्कस किया था ऑसम रिवीजन सीरीज में, तो बोला था आपको 60 क्वेश्चंस हैं टोटल, हर शिफ्ट पे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस बहुत बार पूछा था, तो ये भी स्क्यू लाइंस है, तो अलग से मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप कर सकते हो। फॉर्मूला होता है स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस का, वो भले ही मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ अगर आप भूल गए हो। तो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है कि मान लो एक लाइन है जो जा रही है अपने पास a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, दूसरी लाइन है a2 वेक्टर और उसका डायरेक्शन रेशियो है b2 वेक्टर। तो डिस्टेंस के लिए ले लेते हैं मॉड ऑफ
a1 माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और डिनोमिनेटर में आ जाता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो आपके पास a1 a2 b1 b2 सब तो दे रखा है यार, कुछ चाहिए ही नहीं। a1 क्या है, पहली वाली लाइन पे पॉइंट कौन सा है 5,3,2, तो a1 आ जाएगा 5,3,2। a2 क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 3,2,9, मतलब कुछ मॉडिफाई तक नहीं किया इन्होंने, 3, 2, 9। और b1 b2 क्या आ जाएगा, यहाँ देखोगे 4, 6, 4 b1 है, 7, 5, 6 b2 है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। तो 4, 6, 4 b1 आ जाएगा, है ना। और दूसरा जो यहाँ पर 7, 5, 9 क्या था, हाँ 7, 5, 6, 7, 5, 6 b2 आ जाएगा। तो अब ये खुद आप सॉल्व करो, है ना, और देखो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपका आंसर सेकंड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है क्या, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, है ना। 15th पर आ जाते हैं। अच्छा 15th भी लैग्रांज आइडेंटिटी है, ये भी आपको वेक्टर की जो वन शॉट रिवीजन थी उसमें बताई थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर वापस लिख लेता हूँ। 15th के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने बोला था a डॉट बी के मॉड का जो स्क्वायर है प्लस a क्रॉस बी का ये जो एक्चुअली स्क्वायर होता है ये बराबर होता है मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर के, है ना। डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दी यार, सोचो इससे आसान क्या देंगे। a डॉट बी दे रखा है 12 के बराबर, है ना, तो a डॉट बी 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लोगे, ए क्रॉस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्या होता है 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन, है ना। 16, 64 सॉरी 36, 64, तो ये आ जाएगा 116 और 144 ऐड कर दो, 144 में 116, 260 आ गया इसकी वैल्यू। रूट ले लेना, इन्होंने प्रोडक्ट पूछा है, रूट 260 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि जेई मेंस में वाकई ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं या मेमोरी बेस्ड भी बता रहे हैं ऐसे, वाकई इतने आसान पूछे हैं तो फिर तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। 16th क्वेश्चन जो है वो 2020 या 2021 में आ रखा है, PYQ है, रिपीट हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले एस के निकालते हैं ना, तो फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन सीक्वेंस सीरीज के अंदर बेसिकली इसके, है ना। तो सीक्वेंस सीरीज में मैं रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पाया, है ना, वीडियो नहीं बना पाया, बट आई थिंक ये बेसिक था। तो 1 से k तक का सम क्या हो जाता है k प्लस 1/2, याद होनी चाहिए चीज़ें आपको, k से k क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये अपना एस के आ गया, है ना, k प्लस 1/2। समेशन में क्या पूछा है एस जे स्क्वायर का समेशन 1 से लेकर n, तो ये एस के है, एस जे का स्क्वायर क्या हो जाएगा j प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 से लेकर के क्या बोला है j इन्होंने n तक। तो नीचे 2 का स्क्वायर तो देखो बेटा बाहर ले लो 1/4, अब j में 1 रखो पहले तो क्या आएगा 2 स्क्वायर, फिर 2 रखो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से लेकर n रख लो n प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, बस 1 नहीं है तो 1 अपन हटा सकते हैं ना बाद के अंदर, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। ऐसा करो इसमें 1 स्क्वायर ऐड कर दो और फिर लास्ट में 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा n की जगह n प्लस 1 रखना पड़ेगा, n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस में ले लेंगे 1। तो अब यहाँ पर आपको एलसीएम वगैरह ज़रूर लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो n प्लस 1 n प्लस 2 2n प्लस 3 माइनस 6/24, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो 17th पे आते हैं। इवन ऑड फंक्शन पूछ लिया, है ना, वो भी बोल रहे हैं कि दिमाग आप मत खर्च करो, है ना, हम ही पूरा करके दे देते हैं आपको। तो अगर यहाँ देखें ना तो कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना, सिंपल एफ एक्स की जगह क्या रखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर वाकई ये क्वेश्चन है तो, मतलब फंक्शन दे के इवन ऑड पूछ रहे हैं, समझ रहे हो आप, वो भी चाह रहे हैं कि यार प्लीज़ आपने मेहनत करी तो नंबर स्कोर कर लो, हमें भी आपकी मेहनत की कदर है। तो एफ एक्स आ गया 1 प्लस 2 की पावर एक्स होल पावर 7 अपॉन 2 की पावर एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेंगे, है ना। हाँ अगर आप में से किसी ने पेपर दिया हो ना और आपको लगे कि यार सर ये नहीं था कुछ डिफरेंट था, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, है ना, ताकि अपन को भी पता चले कि वापस एक्चुअली यही क्वेश्चन आते हैं जो ऑनलाइन मिल रहे हैं या कुछ चेंज भी होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, नीचे भी 2 की पावर माइनस एक्स। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन 2 की पावर एक्स लिख सकते हैं, और नीचे भी 1 अपॉन 2 की पावर एक्स। तो एलसीएम ले लेना थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस 1, और अपॉन में यहाँ पर ऊपर तो 7 है ही है, नीचे भी मैं क्या करता हूँ ये 2 की पावर एक्स की पावर 7 अलग से निकाल देता हूँ। तो ये 2 की पावर एक्स की पावर 7 में 7x आ जाएगा, और इनटू में यहाँ पे 1 अपॉन 2 की पावर एक्स है ही, तो
तो ये सॉल्व होकर बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 की पावर 7। न्यूमरेटर तो सेम है, आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर नहीं है ना यार। 2 की पावर x से 2 की पावर 7x कटेगा तो 2 की पावर 6x बनेगा। अब ये ना तो fx जैसा सेम शक्ल का है और ना ही ये इसका नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा, ठीक है। तो अगर एक्चुअली यही क्वेश्चन था तो आप कमेंट्स में एक यस डाल देना। 18th पर आ जाते हैं। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एनसीईआरटी से उठा के दिया है। 4 लाइन है, देख के घबराना नहीं है। बोल रहा है 3 फैक्ट्री है एबीसी, ए 35% आउटपुट प्रोड्यूस करती है, बी 25% प्रोड्यूस करती है, सी 40% प्रोड्यूस करती है। डेटा मेमोरी बेस्ड है, ऊपर नीचे हो सकता है, और ए बी सी में 2%, 1%, 3% चांस है डिफेक्टिव प्रोडक्ट का। अब उन्होंने बोल रखा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि सी से पीस आया है ना। ऑड्स इन फेवर पूछे हैं, प्रोबेबिलिटी भी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी निकाल के ऑड्स इन फेवर पे आते हैं। ऑड्स इन फेवर आपको बहुत अच्छे से समझाया था ऑसम रिवीजन सीरीज में, प्लेलिस्ट जाके दोबारा देख सकते हैं। तो बोल्ट चूज किया है और वो डिफेक्टिव आया है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, जो बेस में यूज करते हैं। गिवन दैट बोल्ट इज ऑलरेडी डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो बोल्ट सी से आया है। तो जो डिफेक्टिव वाली पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी है वो डिनोमिनेटर में आती है, और सी से डिफेक्टिव आया उसका जो हिस्सा है वो न्यूमरेटर में आता है ना। तो बेस थ्योरम अगर नहीं क्लियर है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार देख लेना। अभी के लिए सॉल्व करते हैं। तो एबीसी 3 फैक्ट्री है, 35 है ना, 25 और 40। तो प्रोडक्शन अगर अपन देखें तो ए से बी से और सी से बोल्ट आने का चांस क्या है, 35% यहाँ है तो इससे कोई बोल्ट आएगा, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। 25% प्रोबेबिलिटी यहाँ से आने की, 40% यहाँ से आने की, तो ये तो प्रोडक्शन है ना। अब प्रोडक्शन में डिफेक्टिव निकलने का क्या चांस है, 2, 1 और 3। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे डिफेक्टिव है, इसका चांस है 2%, इसका है 1% और इसका है 3%, है ना। ये तो क्वेश्चन से अपन को समझ आ रहा है। अब ये बोल दिया है कि बोल्ट डिफेक्टिव है, बोल्ट डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूरी नीचे आ जाएगी। तो ए से बोल्ट आए एंड डिफेक्टिव निकले, प्लस बी से बोल्ट आए एंड डिफेक्टिव निकले, प्लस सी से बोल्ट आए एंड डिफेक्टिव निकले, है ना। ये तो टोटल नीचे आ गया। गिवन दैट बोल्ट डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सी से आया है, तो सी वाला हिस्सा फेवरेबल है, वो ऊपर आ जाएगा बेटा। तो सॉल्व करते हैं, 100 तो उड़ा देते हैं ऊपर नीचे। ऊपर आएगा 40, 3 ज़ा 120, नीचे आएगा 70 प्लस 25 प्लस 120, तो ये आ गया 120 और अपॉन में आ जाएगा आई थिंक 215, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 215। तो ये डिवाइड हो रहा है क्या किसी से, 15 से जा रहा है, नहीं 5 से जा रहा है, 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, और ये 5 से जाएगा तो 43। तो 24/43 प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स है और ये टोटल आउटकम्स है। तो ऑड्स इन फेवर लेते हैं ना अपन, तो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल का रेशियो, और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल का रेशियो। तो 24 आउटकम्स फेवरेबल हैं, 43 टोटल हैं, तो 19 अनफेवरेबल होंगे। तो ये रेशियो पूछ रहे हैं ये लोग, ऑड्स इन फेवर, है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो 1.2 समथिंग आएगा, वो आप निकाल सकते हो। 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा हो तो 2 डेसिमल प्लेस तक बताना पड़ेगा। 19th पर आते हैं, अगेन सिंपल सबसेट और पीएनसी का क्वेश्चन है। ए और बी में यहाँ पर बोला है ए में 5, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है आपने 12th क्लास के अंदर। ए में 5 एलिमेंट्स है, बी में अगर 2 एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस बी 5 × 2 कितने 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी नाम का ये जो सेट अपन यहाँ पर ले रहे हैं, इस ए क्रॉस बी नाम के सेट के अंदर अपने पास इन टोटल ए में 5 और बी में 2 थे, तो ए क्रॉस बी के अंदर इस सेट के अंदर इन टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, और इससे सबसेट बनाने हैं कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6। तो 10 में से सबसेट बनाने मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 के तो क्या तरीके होंगे, या तो 3 का बनाओगे, या और है तो ऐड करते हैं, या 4 का बनाओगे, या 5 का बनाओगे, या 6 का बनाओगे। तो इतना सिंपल क्वेश्चन, ऐड कर देंगे। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, अलजेब्रा को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जा रही है मेंस के अंदर। 20th क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, फिर ये पॉइंट्स पुट कर लेंगे, ठीक है। अल्फा निकालना है, तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, dy/dx प्लस y/2x ln x, है ना। तो अगर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, dy/dx प्लस 1 क्या लिखा हुआ है 2x ln x बराबर 1/x। तो 1 के अंदर आ जाएगा 2x ln x बराबर 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेंगे अपन यहाँ पर, है ना, और ऊपर यहाँ पे y है, तो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर 1/2x ln x, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बेटा, ln x को t ले लो, तो dx/x जो है ना ये dt हो जाएगा, dt/t का इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास, है ना, हाफ तो वही ln mod t, ये आ जाएगा अपने पास। और फिर ये हाफ ऊपर पावर में भेज देना, तो ये बन जाएगा e की पावर ln रूट t, ठीक है, t पॉजिटिव ही ले सकते हैं। अब ये सेम है e और e, तो ये e और e हट जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, रूट t, t आपने किसको माना था, ln x को। तो अपने पास अब इंटीग्रेशन में इक्वेशन आ जाएगी y इंटू रूट टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू रूट टी। यहाँ फिर से आप क्या करने वाले हो बेटा, ln x को t ले लोगे, तो dx/x जो है ये dt के बराबर आ जाएगा इसके केस के अंदर, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस सिनेरियो में, तो ln x को पूरा t ले लो, तो ये dt है। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आपको, क्या होता है रूट टी का इंटीग्रेशन, t की पावर हाफ से क्या बन जाता है वो, t की पावर 3/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 और प्लस में एक c आ जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ x था, अब यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, c निकालेंगे पहले। तो कैसे निकालेंगे c, तो e रखने पर y 4/3 आ रहा है, e 4/3 इसके ऊपर है ना, तो आप x को रखोगे e और y आना चाहिए 4/3, तो आप x को e रखोगे तो ये ln e 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा। और राइट हैंड साइड के अंदर अगर अपन यहाँ पर रखेंगे तो इसके केस के अंदर 1 की पावर 3/2 1 ही है, ये 2/3 आएगा प्लस में c, और y की वैल्यू 4/3 है, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3। तो अब ये फंक्शन तैयार है, y रूट ln x बराबर आ गया 2 ln x की पावर 3/2 अपॉन 3 और प्लस में c आ गया। अब अपन को यहाँ पर इन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो e की पावर 4 पे y क्या आएगा अल्फा, वो पूछा है, तो e की पावर 4 रखेंगे तो ln e की पावर 4 ये 4 हो जाता है, ठीक है, और रूट ले लोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 4y, है ना, बराबर 2/3, 4 की पावर 3/2 करेंगे, 4 2 स्क्वायर होता है ना, 2 से 2 कटेगा, 2 क्यूब बच जाएगा, 4 की पावर 3/2 8 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में आ गया 16 + 2 18/3, तो 2y6 आ गया, तो y3 हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा 3। तो सॉल्व करना है, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने बोर्ड में भी प्रैक्टिस करी है यार, है ना, तो उन्होंने भी ध्यान रखा है कि यार बच्चों ने बोर्ड की पढ़ाई करी होगी, चलो थोड़ा आसान रखते हैं शुरुआत की शिफ्ट में, है ना, आगे ज़रूरी नहीं पर शुरुआत तो आसान रखिए। तो ये मेरे को एक वेबसाइट से तो 20 मिले थे। अच्छा, इसके आगे अराउंड 5 और है, वो भी देख लेते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें रिलेशन बिटवीन द रूट्स यूज़ हो रहा है। तो पहले एक बार अपन इक्वेशन लिखते हैं और फिर अपन इसके आगे सोचते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो ये 20 वाले तो इन 20 में तो कोई खास मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है, एक दो अगर आप चाहो तो भले ही मान लो, बट कर सकते हो, टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, आप देख ही रहे हो मैं आपसे बात करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आंसर भी निकाल रहा हूँ इस सेशन में तो एंड तक, तो बहुत ऐसा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है जो लेंदी का वो फियर है ना दिमाग में। तो x³ + cx + d बराबर 0 है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, और b किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये पूछा है। तो अपन देख लेते हैं, गामा बीटा बराबर 1 बराबर माइनस अल्फा, गामा बीटा बराबर 1 है बराबर माइनस अल्फा है, या गामा बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा है, ये कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे b तो दिया ही नहीं है कुछ, तो ये आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है जहाँ से भी लिया है। तो बट हाँ ठीक है, क्वेश्चन देखकर अभी तक के लिए टेक अवे पॉइंट ये है कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स पे क्वेश्चन आता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, x² का कोफिशिएंट वो 0 होगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है वो c के बराबर होगा, और अल्फा बीटा गामा जो है वो -d के बराबर होगा। पर यहाँ आई थिंक कुछ गलती, क्योंकि b तो यहाँ पर है नहीं। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने पेपर दिया और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है जो इसके अंदर है ना, ये क्वेश्चन भी मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद है, ये कहीं से आया है। अगर ये, क्योंकि मैं अभी एनालिसिस नहीं वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये तो मेमोरी बेस्ड है ना, कोई भी कहीं से भी कुछ भी बोल सकता है। तो जब एक्चुअल पेपर रिलीज हो जाएंगे ना ऑफिशियल 16 के बाद, तब एक बार ज़रूर एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है एग्जैक्टली ये कहाँ पर है, बट अपन एक बार बाद में देखेंगे। फिलहाल करते कैसे हैं, बड़ा सिंपल है, पर ये पता होना चाहिए, e की पावर x से मल्टीप्लाई करना है बेटा, अगर ये नहीं चमकेगा ना तो नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। तो x + 1 है अपने पास, अपॉन के अंदर आपके पास x है, और अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो x e की पावर x + 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + x e की पावर x का होल स्क्वायर। तो e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ जाएगा x e की पावर x प्लस e की पावर x, अपॉन में आ जाएगा x e की पावर x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + x
ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पूरे जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, इस पूरे को ही टी मान लो आप, ठीक है, पूरे को या सिर्फ एक्स ई की पावर एक्स को, क्योंकि अब ये ऊपर डी टी पड़ा है बेटा, तो आप 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स को यहाँ पे ले लो टी। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हो ना ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन है, तो ये बन जाएगा डी टी, है ना, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स को टी माना है, तो एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा टी माइनस 1 टी स्क्वायर, ऐसा। अब आप यहाँ पे सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, है ना, ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर। ए बी सी अब आप एलसीएम लेके खुद से निकालोगे, है ना, तो एलसीएम तक मैं कर देता हूँ सॉल्व आपके लिए। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी टी माइनस 1 प्लस सी टी माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना, यहाँ टी स्क्वायर का 0 करेंगे, टी का 0 करेंगे और कांस्टेंट टर्म 1, ए बी सी आएगा, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, है ना। 22 लिमिट्स का क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो स्टैंडर्ड लिमिट बनानी है, सिंपल क्वेश्चन है। तो एक बार पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो लिमिट, और लिमिट के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स टेंडिंग टू 0 आ रहा है, तो लिखेंगे अपन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर दे रखा है अपन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन कॉस क्यूब 4x, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन कॉस क्यूब 4x, और इनटू के अंदर यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब 4x है ना, तो साइन क्यूब 4x अपॉन ln 1 प्लस 2x होल पावर 5। आई होप यही डेटा हो। स्टैंडर्ड लिमिट बनानी बेटा कुछ नहीं है, कॉस क्यूब 4x तो 0 पे 1 आ रहा है, तो इसको तो छेड़ो ही मत, आप साइड में कर दो, ठीक है। ऊपर साइन स्क्वायर 3x बन रहा है अपने पास, साइन स्क्वायर 3x, तो इसके लिए 3x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। इधर साइन क्यूब 4x है, तो साइन क्यूब 4x के लिए अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन क्यूब 4x है तो 4x के होल क्यूब से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, है ना, तो ये कर देंगे। अब नीचे ln 1 प्लस 2x की पावर 5 है, तो ln 1 प्लस 2x होल पावर 5 है, तो इसके केस के अंदर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2x की होल पावर 5 से डिवाइड कर देंगे और 2x की होल पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारी की सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स 1 है, कॉस की वैल्यू भी 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 से कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 9 इंटू 64/32। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट का सवाल है, तो आई थिंक इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है नहीं, ये दोबारा आ गया। अच्छा, 24th क्वेश्चन ये जो है, इसमें थोड़ा सा आई थिंक कैलकुलेशन के साथ लॉजिकल है, तो ये मतलब 25 क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 लॉजिकल क्वेश्चंस मान सकते हैं अपन इसके अंदर, है ना, 2-3 लेंथी। तो तब भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार आप मतलब 17, 18, 17, 18 क्वेश्चंस तो आप इजी, और जिसमें मेरे को तो पता भी नहीं है रिमेनिंग 5 क्या है, ठीक है। तो एकदम हार्श तो एनालिसिस नहीं दूंगा कि एकदम ही क्या फर्जी पेपर आ गया, बट हाँ मतलब 17, 18 क्वेश्चन एटलीस्ट करेक्ट कर सकते थे आप, है ना, थोड़ा सा अगर आप केयरफुली करते तो, ठीक है। तो अभी इस पर आते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, ये वाई स्क्वायर बराबर बी एक्स को कट कर रही है, बट कोई नहीं, अभी जैसा भी पेपर हुआ एडवांस के लिए थोड़ी और मेहनत करेंगे अपन, है ना। तो वाई स्क्वायर बराबर बी एक्स एक पैराबोला होगा, है ना, और y बराबर एम एक्स प्लस सी इसको कट कर रही है ना। और इसमें फोकस की बात कर रखी है, एक ट्राइंगल बन रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x का पहले फोकस निकाल लेते हैं, तो फोकस a, 0 पे होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x का फोकस कहाँ पर आएगा, 4a बराबर 10 है, तो a आएगा 5/2, तो ये तो एक पॉइंट आ गया, ये फोकस है अपना। ये शायद ट्राइंगल बना रहे हैं ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQS 10,10 है और C माइनस M 6 है, तो PQ बताना है ना, PQ क्या आएगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसके केस के अंदर, C माइनस M 6 है और सेंट्रॉइड 10,10 पर आ रहा है ना, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पैराबोला और ये लाइन PQ पर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना। तो मैं सोच रहा हूँ y में एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना रहेगा बाद में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, x एलिमिनेट कर देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है वाई स्क्वायर बाई बी, ये इसमें पुट कर देते हैं, तो y आ जाएगा m टाइम्स वाई स्क्वायर बाई बी प्लस सी, एक तरफ ले जाओ सभी को, एलसीएम ले लो, एम वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस एम सी, है ना, सॉरी बी सी, ये आएगा 0 के बराबर। तो y1 प्लस y2 की ये जो वैल्यू आ रही ना अपने पास, ये y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी b बाई एम के बराबर, आई थिंक, है ना, ये b है या 6 है, एक मिनट, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स है, ओके, और 10,10 इसका सेंट्रॉइड है, ऑल राइट।
तो होपफुली अपन ने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी हो। y1 प्लस y2 यहाँ पर आ जाएगा अपने पास इसके केस के अंदर, है ना। और अब इसके केस के अंदर अगर अब अपन यहाँ पर y1 इंटू y2 की, क्योंकि अपन रिलेशन बिटवीन द रूट्स यूज कर रहे हैं, तो y1 प्लस y2 तो आ गया, y1 y2 की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा bc, और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास m आ जाएगा। और c माइनस एम, ध्यान रहे क्वेश्चन में c माइनस एम 6 दे रखा है, सेंट्रॉइड 10,10 है। तो अब x कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये तो देखो y कोऑर्डिनेट हो गए, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब x कोऑर्डिनेट भी देख सकते हो। जैसे x यहाँ पे लाइन में रखोगे तो y माइनस सी अपॉन एम आ रहा है, तो ये जो x1 है ये हो जाएगा y1 माइनस सी बाय एम, x2 हो जाएगा y2 माइनस सी बाय एम, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपने जैसे ये x1 x2 भी अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर x1 x2 निकालोगे ना तो उसमें भी रिलेशन आ जाएगा ना, ये शायद मुझे लग रहा है मे भी थोड़ा लेंथी चला जाए। तो x1 प्लस x2 ये आ जाएगा y1 प्लस y2 माइनस 2c अपॉन एम। y1 प्लस y2 हमें पता है ना। अभी पहले एक बार सेंट्रॉइड निकालने पे फोकस करते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 बराबर 10 होना चाहिए। तो मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 को 30 ले रहा हूँ। इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये भी 10 है, इसको भी 30 ले लेंगे। अब एक x3 y3 तो पता है अपन को, ये था 5/2 और ये है 0। तो अब यहाँ इक्वेशन बना लो ना यार, सिंपल सिंपल। तो y1 प्लस y2 की यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, है ना। y1 प्लस y2 यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, 30 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो y1 प्लस y2 अपने पास आ गया 30। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 30 माइनस 2c अपॉन एम प्लस 5/2, ये आ जाएगा 30 के बराबर। तो एक रिलेशन c और m में यहाँ से आ जाएगा, और एक रिलेशन c माइनस एम दे रखा है 6 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो c और m की वैल्यू आ जाएगी, c आ गया, m आ गया, y1 प्लस y2 आ जाएगा, b आ जाएगा, y1 y2 x1 x2 सब आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना था। एक तो क्वाड्रेटिक बनानी थी y में, x1 x2 y1 y2 के क्वाड्रेटिक के रिलेशन यूज़ करने थे m और c में इक्वेशन लाने के लिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको अपन बहुत अच्छा मान सकते हैं, है ना। और लेंथ भी थोड़ी सी ऐसी आ रही है, इंटीजर में आया तो मे भी आपने हो सकता है छोड़ दिया हो। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, पेपर का इंटीजर पार्ट का क्वेश्चन है। कोसेक एक्स का इंटीजर पार्ट और कॉट एक्स का इंटीजर पार्ट तो शायद स्प्लिट करना पड़ सकता है। तो 5π/6 से π/6 के अंदर देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, कोसेक एक्स या कॉट एक्स के साथ, है ना। तो ग्राफ बनाते हैं अपन एक बार के लिए, तो है ना। तो कोसेक एक्स का और कॉट एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अपन सबसे पहले। तो कोसेक एक्स के लिए जैसे साइन एक्स बनता है उसी से लर्न करके कोसेक एक्स बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इस तरह से जाता है ना। ये अपना क्या है 0, ये है पाई, तो इधर आएगा बेटा आपका π/6। साइन π/6 होता है हाफ, तो कोसेक π/6 होगा 2, और 5π/6 साइन 5π/6 भी हाफ है, तो कोसेक 5π/6 भी हो जाएगा 2, और π/2 पे हमें पता है ये 1 है। तो ये थ्रू आउट π/6 से 5π/6 1 से 2 के बीच में है, और 1 से 2 का इंटीजर पार्ट क्या होता है 1। तो मतलब आप इस 8 कोसेक एक्स को हटाकर आप इसकी जगह 1 लिख सकते हो। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें इंटीजर पार्ट ऑफ कोसेक एक्स तो 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर हम 8 माइनस 5 कॉट एक्स का ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब अपन आते हैं कॉट एक्स के ग्राफ पे। कॉट एक्स का ग्राफ जो होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज करते हुए बनता है। तो कॉट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो π/4 पर ये 1 हो जाता है, ठीक है। और कॉट π/6 जो होता है ना, π/6 पे कॉट π/6 पे वैल्यू आती है √3। फिर ये π/2 पे 0 होता है, और π/4 जो था ये 5π/4 है ना, इस पे वैल्यू आ जाएगी इसकी -1 के बराबर, और 5π/6 पे वैल्यू आ जाएगी इसकी -√3। ये बेटा बड़ी तबीयत से ब्रेक होने वाला है ना, इसके खूब हिस्से होने वाले हैं। तो ये 8 वाले का इंटीग्रेशन तो भाई डायरेक्ट कर लियो आप, π/6 से 5π/6 8 का, तो वो हो जाएगा 8 × 5π/6 माइनस π/6, 8 × 4π/6। कॉट एक्स तो मेहनत करवाएगा आपसे, डिफिकल्ट नहीं है पर मेहनत तो यार करनी पड़ेगी ना, ऐसे हर बार थोड़ी फ्री के मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ देखो π/6 से π/4 जब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो π/6 से π/4 में वो 1 से √3 के बीच है, 1 से √3 का इंटीजर पार्ट हो जाएगा 1। फिर π/4 से π/2 के अंदर ये 1 से 0 के बीच में, तो π/4 से π/2 में इंटीजर पार्ट हो जाएगा 0।
फिर π/2 से लेकर 5π/4 के बीच में, ये -1 से 0 के बीच में इसका इंटीजर पार्ट होगा -1, और फिर फाइनली 5π/4 से 5π/6 के बीच में ये -√3 से -1 है, इसका इंटीजर पार्ट हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करेंगे अगर, है ना, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, π/4 माइनस π/6। π/4 माइनस π/6 क्या होता है भाई, है ना। तो ये अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको अगर अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से अपना आगे आंसर आ सकता है। तो बस ब्रेक करना था आपको इस सिचुएशन के अंदर, है ना। तो सॉल्व आप कर भी सकते हो, π/4 में से π/6 हटाओगे तो π/12 आएगा। जीरो वाला तो कुछ देने नहीं वाला, है ना। -1 के लिए क्या करेंगे, 5π/4 में से एक सेकेंड, 5π/4 था क्या ये, नहीं ये 3π/4 है, सॉरी 5π/4 तो पाई के आगे आएगा। तो π/2 और 3π/4 है, माइनस कॉमन ले लेना, 3π/4 में से π/2 हटाओगे तो π/4 बचेगा। और फिर लास्ट में अब यहाँ पे -2 है, और 5π/6 में से, अच्छा ये 3π/4 है, यहाँ पर भी 3 कर लेना, 5π/6 में से क्या हटाना है, 3π/4 हटाना है अपन को, ठीक है। तो ये 10π/12 माइनस 9π/12, ये भी शायद π/12 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का π/12 और माइनस का π/4, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो ये माइनस का शायद π/3 आ जाएगा। तो -5 के साथ तो ये आएगा, और 8 के साथ पूरा 5π/6 माइनस π/6 यानी 4π/6 आ जाएगा। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि कुछ ऐसा बनने वाला है, 21π/3 टाइप, 7π आ रहा है शायद, 7π यहाँ रखेंगे, पाई से पाई कटेगा, 56 आएगा। तो ये थे यार हमारे मेमोरी बेस्ड शिफ्ट 1 के। जल्दी ही मैं शिफ्ट 2 का भी डालने वाला हूँ, क्योंकि आज 9th हो गई, अब 9th के भी पेपर्स आ जाएंगे शाम तक। तो आप सॉल्व कर लेना, अगर आपकी शिफ्ट 11, 12, 13 की है तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर सकते हो आपका पेपर कैसा हुआ या आपका पेपर कब है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एडवांस के भी वीडियोज़ आने वाले हैं, और मैथ्स के कुछ आउट ऑफ द टॉपिक अच्छे कंटेंट पे वीडियोज़ भी ट्राई करता रहता हूँ। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना चैनल। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को।